ये अगले दिन की बात है। विराज मनार घाट गांव से वापस काम्या की तलाश में लखनऊ आ गया है और इस बार उसने लायका और रोमा को बताए बिना यह कदम उठाया है, क्योंकि विराज को डर है कि उसके कारण लायका और रोमा को कोई नुकसान न पहुंचे। विराज आज एक बार फिर लखनऊ आ चुका है। जहां आए हुए उसे अभी तकरीबन आधा ही घंटा हुआ था, तभी अचानक उसके ऊपर किसी अननोन पावर ने हमला किया। ये कौन है जो पीछे से वार करता है? हिम्मत है तो सामने आओ, विराज ने दर्द से कहराते हुए कहा। तभी अचानक उसके दाहिने कंधे में उस पावर का कुछ असर हुआ, जिससे वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। विराज अभी तक नहीं समझ पाया कि वो कौन सी पावर है और वो कौन शख्स है जो विराज के ऊपर यूं अटैक कर रहा है। विराज को इस वक्त काफी दर्द महसूस हो रहा है। वो बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश करता है। विराज वापस से उठा। इससे पहले वो संभल पाता, उसके दाहिने शोल्डर पर फिर एक बार किसी अननोन पावर का अटैक हुआ और वो फिर से एक बार धड़ाम से वो जमीन पर गिर पड़ा। नीचे गिरते हुए विराज ने अचानक सूरज की रोशनी के बीच पिंक कलर की लाइट को महसूस किया, जो कि किसी बिल्डिंग के पीछे से उसकी ओर आ रही है। अगले ही पल विराज धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, लेकिन नीचे गिरने के बाद वो संभला और उसने उस पिंक कलर की लाइट को अपने हाथों से रोक दिया, जो उसकी तरफ तेजी से आ रही थी। कौन है जो पीछे से वार कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ, कहते हुए विराज खुद को संभालते हुए वापस खड़ा हुआ। लेकिन तभी इतने में विराज को फिर एक बार किसी अननोन पावर ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया और उसे गोल गोल किसी चक्र की तरह हवा में उछालते हुए एक सुनसान जगह पर पटक दिया। इस जोरदार अननोन अटैक से विराज पूरी तरह सन्न पड़ गया। उसका सर घूमने लगा और उसकी आंखों के आगे धुंधला धुंधला नजर आने लगा। अगले ही पल विराज अपने सिर को पकड़ते हुए वापस उठने की कोशिश करता है और जैसे तैसे खड़ा होता है। तभी वो अपने चारों तरफ नजर दौड़ाता है। तब वो देखता है कि बहुत सारे लोग उसकी ओर अपने हाथों में धारदार हथियार लिए तेजी से बढ़े चले आ रहे हैं और ये सभी लोग नॉर्मल इंसान हैं। उन लोगों को देखकर विराज ये नहीं समझ पा रहा है कि ये सभी नॉर्मल इंसान उसकी तरफ उसे मारने के लिए क्यों आगे बढ़ रहे हैं। उनकी आंखों में विराज को लेकर एक अजीब सा गुस्सा है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो इंसान न होकर कोई शैतान की फौज है। रुक जाओ, एक तेज आवाज में विराज उन लोगों से कहता है। विराज के ऐसा कहते ही वे सभी लोग अपनी जगह पर रुक जाते हैं, जिनके हाथों में अभी धारदार हथियार मौजूद है। हाँ, तुम लोग मुझे मारने के लिए क्यों आ रहे हो? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे मेरी तो तुमसे कोई दुश्मनी भी नहीं, लेकिन फिर भी तुम मुझे खत्म करने पर तुले हो। क्यों क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, और किसके कहने पर कर रहे हो? विराज एक तेज आवाज में उन लोगों से कहता है, जिनकी संख्या तकरीबन 50 के आसपास है। लेकिन विराज के इतना कहने पर उन लोगों पर विराज की बातों का कुछ असर नहीं होता और वे सभी विराज को अपनी खूंखार नजरों से देखने लगते हैं। फिर एक के बाद एक वो आगे बढ़ता हुआ विराज के ऊपर धारदार हथियारों से हमला शुरू कर देते हैं। लेकिन विराज बड़ी फुर्ती के साथ उनके खतरनाक हमलों से खुद को बचाता है और जवाब में उनसे फाइट करने लगता है। विराज एक के बाद एक उनका बड़ी ही बहादुरी के साथ सामना करता है। इस लड़ाई को चले हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और इस 1 घंटे के दौरान विराज को यह एहसास होता है कि ये सभी लोग उससे हारने को तैयार नहीं है, क्योंकि वे सभी लोग इंसान हैं, लेकिन बावजूद इसके विराज को उनको हराने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। विराज इन आम इंसानों को नहीं हरा पा रहा है। क्या है इसका कारण? विराज अपने आसपास मौजूद उन लोगों को देखकर हैरान है, जो कि विराज से किसी कुशल योद्धाओं की तरह फाइट कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं इन आम इंसानों को हरा क्यों नहीं पा रहा हूं? ये कब से इतने ज्यादा पावरफुल हो गए जो मेरे लिए इन्हें हराना नामुमकिन हो रहा है।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग मुझे नुकसान पहुंचा देंगे। अपने मन में खुद से बातें करते हुए विराज कहता है। विराज अभी भी लगातार उन लोगों से फाइट कर रहा है। तभी अचानक वो अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों को आगे कर वहां पर कुछ पावर जनरेट करने की कोशिश करता है और विराज के ऐसा करने पर वहां चारों तरफ धुएं का एक बड़ा गुब्बार उठने लगता है। कुछ मिनटों बाद धुएं का बड़ा सा गुब्बार थमता है। तब उन लोगों के सामने से विराज गायब हो चुका होता है। वहां पर मौजूद वे सभी लोग इस वाक्य को देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि विराज आखिर गया तो गया कहां। वहीं दूसरी तरफ रोमा, लायका, देव और देविका अभी विराज को लेकर ही कुछ बातें कर रहे हैं। तभी अचानक उन चारों के बीच में एक तेज लाइट चमकती है और चंद ही सेकंड बाद वहां पर विराज आ जाता है। विराज को अचानक उसके सामने देख सभी लोग थोड़ा चौंकते हैं, क्योंकि इन सभी को अभी तक विराज के अचानक चले जाने की चिंता थी, जिसका कारण विराज ने इन लोगों को कुछ भी नहीं बताया था। अरे विराज, तुम अचानक कहां गायब हो गए थे? हम सभी को तुम्हारी चिंता हो रही थी। देव ने विराज से सवाल किया। मैं काम्या की तलाश में लखनऊ गया था, विराज ने जवाब दिया। तुम इस बार अकेले चले गए और तुमने हमें बताना भी उचित नहीं समझा विराज। वो तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तुम अभी तक सुरक्षित हो, वरना अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। देव ने आगे कहा, वैसे क्या आज तुम्हें काम्या मिली कहीं? नहीं, मुझे काम्या तो नहीं मिली, लेकिन अब बहुत हद तक चीजें समझ में आने लगी है मुझे, विराज ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया। क्या चीजें समझ में आ गई है तुम्हें? क्या काम्या वाकई में इंसान है या तुम्हारे प्लेनेट की मेंबर? तभी लायका थोड़ा शॉक्ड होते हुए बोली, काम्या हमारे प्लेनेट मेराटिनो की ही मेंबर है और ये बात अब साफ जाहिर हो चुकी है, लेकिन अर्थ पर कुछ और लोग भी हैं जो मेरी तलाश कर रहे हैं और आज उन सभी लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया। वे सभी लोग इंसानों की तरह थे, लेकिन जब उनका मुझसे सामना हुआ तो मुझे समझ आया कि वो इंसान नहीं है। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इस बार मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे प्लेनेट के लोगों की बॉडी से जो वेव्स निकलते हैं उनसे हमें एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो कि मेरे लिए आज का सबसे अचंभित कर देने वाला वाकया था, विराज ने कहा। क्या तुम्हारे ऊपर हमला हुआ? इसका मतलब वो लोग काफी संख्या में। अब आगे क्या होगा? कैसे हम लोग इतने बड़े खतरे का सामना करेंगे? इसका मतलब अब तो हर पल, हर कदम हमारे जीवन में कभी भी मौत दस्तक दे सकती है, रोमा ने थोड़ा चिंतित होकर कहा। टीम हेड ठीक कहते हैं विराज, हम सभी लोग मिलकर इतने ज्यादा लोगों का सामना कैसे करेंगे? अगर मेरे और टीम हेड के पास हमारी सुपर पावर होती तो बात कुछ और होती, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में हमें इस बात को लेकर शर्मिंदगी हो रही है कि हम चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहे। लायका ने मायूसी भरी आवाज में विराज से कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोगों का मेरा साथ होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे ज्यादा मुझे और क्या मदद चाहिए? विराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। देखो वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुमने कुछ सोचा? इस मुसीबत से निपटने का कुछ प्लान बनाया? देव ने विराज से सवाल किया। नहीं, अभी तो मेरे माइंड में कोई आइडिया नहीं इस बारे में, लेकिन सोचना तो पड़ेगा ही। अगर हमने टाइम रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो फिर कुछ भी हो सकता है, विराज ने जवाब दिया। करीब 1 घंटे के बाद विराज देव को बताए बिना चुपके से उसके अंडरग्राउंड लेबोरेटरी के अंदर चला जाता है, जहां पहुंचकर पहले वो चारों तरफ देव की उस लेबोरेटरी को अच्छे से देखता है, फिर एक जगह खड़े होकर कुछ सोचने लगता है। अगले ही पल विराज अपने दोनों हाथों को आगे करता है। उसके ऐसा करते ही वहां पर एनर्जी जनरेट होने लगती है और फिर वहां पर गोलनुमा एनर्जी सर्कल क्रिएट होता है। उस गोल एनर्जी सर्कल में कुछ हलचल होनी शुरू होती है, लेकिन अगले ही पल वो ब्लास्ट हो जाता है। मैं फिर से ट्राई करूंगा, विराज खुद से कहता है। वो फिर एक बार यही कोशिश को दोबारा दोहराता है, लेकिन इस बार भी वो गोल एनर्जी सर्कल ब्लास्ट हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी सुपर पावर से सुपर अर्जुन को इस वर्ल्ड में लाने में कामयाब हो सकता हूं। मुझे अर्जुन को पैरेलल यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में वापस लाने के लिए कुछ और करना होगा।
मुझे अर्जुन के पिता से इस सिलसिले में बात करनी होगी। शायद वो इसमें मेरी कोई मदद कर सके, क्योंकि मेरे ऊपर भी यहां अब खतरा मंडराने लगा है। विराज खुद से बातें करते हुए कहता है और अगले ही पल वहां से अपनी सुपर पावर का यूज करके गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पैरेलल वर्ल्ड में आज श्रीनिवासन वापस सुपर अर्जुन को लेकर अपनी खुफिया लेबोरेटरी में गया है, जहां वो आज कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने वाला है। मुझे आपकी एक बात समझ नहीं आती प्रोफेसर, कि आप हमेशा मुझे सस्पेंस में रखते हैं और लास्ट में रीजन बताते हैं। इसलिए आज फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आज अचानक आप मुझे फिर एक बार यहां क्यों लाए हैं? वैसे मुझे इसकी आदत नहीं है, लेकिन आज तुम्हारे कहने पर चलो मैं बिना बातों को घुमाए फिराए इसका आंसर दे देता हूं। आज तुम्हारे यहां आने का मकसद उस एक फार्मूले की तलाश करना है जिसके मिलने पर तुम अपने वर्ल्ड में वापस जा सकते हो। और अगर मेरा यह फार्मूला मिल गया तो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाना कितना आसान हो जाएगा। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने जवाब दिया। श्रीनिवासन के मुंह से यह बात सुनकर अर्जुन काफी खुश हुआ। ओह, तो इसका मतलब अब मैं बहुत जल्द अपने वर्ल्ड में वापस जाने वाला हूं। एक अलग ही एक्साइटमेंट के साथ अर्जुन बोला। मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि तुम अपने वर्ल्ड में अभी वापस जाने वाले हो, श्रीनिवासन ने जवाब दिया। और श्रीनिवासन के इस जवाब ने वापस से अर्जुन को सेट कर दिया। तो क्या अब मैं अपने वर्ल्ड में कभी वापस नहीं जा पाऊंगा? अर्जुन ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। अर्जुन के इस सवाल के जवाब में प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा, देखो अर्जुन, पिछले कुछ दिनों से मैंने काफी तलाश की उस फार्मूले की, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि वो फार्मूला मुझे पूरी तरह मिल चुका है। लेकिन फिर भी मैंने इस पर पैरेलल वर्ल्ड में जाने की कुछ स्टडी जरूर की है, जिसकी मदद से मैं उस फार्मूले की तलाश के लिए एक कोशिश तो कर ही सकता हूं। अगले ही पल प्रोफेसर श्रीनिवासन अपने एक एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस मशीन के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है, जिनका उद्देश्य अर्जुन को वापस उसके वर्ल्ड में पहुंचाने का है। काफी देर कोशिश करने के बावजूद श्रीनिवासन वापस अर्जुन के सामने आया और बोला, मैंने काफी कोशिश की अर्जुन, लेकिन अभी भी मैं उस फार्मूले तक पहुंच नहीं पा रहा। मैं इस वर्ल्ड में टाइम मशीन में हुई तकनीकी खराबी की वजह से आया था, और इसलिए मेरा मानना है कि आप टाइम मशीन के बारे में कुछ सोचोगे तो बेहतर होगा। वैसे इस वर्ल्ड में बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में मौजूद साइंटिस्ट के पास टाइम मशीन तो होगी ही ना, जैसे वो आपका विलेन भाई डॉक्टर ध्रुव। अर्जुन ने थोड़ा सोचते हुए बोला, टाइम मशीन बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं अर्जुन। हालांकि मैं मानता हूं कि हमारी ये दुनिया तुम्हारी दुनिया से काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। यहां ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है जो तुम्हारे वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी टाइम मशीन नहीं बना पाया है। खुद मैं टाइम मशीन बनाने की कई कोशिशें कर चुका हूं, लेकिन अभी तक इसमें मुझे कामयाबी नहीं मिली। प्रोफेसर श्रीनिवासन हताश होकर कहता है, वैसे टाइम मशीन बनाने का फार्मूला मुझे थोड़ा बहुत मालूम है। शायद आप नहीं जानते, जिस वर्ल्ड से मैं इस पैरेलल यूनिवर्स में आया हूं, उस वर्ल्ड में आप ही वो शख्स थे जिसने टाइम मशीन बनाई थी। और यहां आपके खोजे गए कुछ एविडेंस मेरे हाथ लगे हैं, जिनमें उन फार्मूले का जिक्र था जिससे टाइम मशीन बनाई जा सकती थी। लेकिन वो सब आधी अधूरी जानकारी थी। मैं टाइम मशीन बनाने में कामयाब नहीं रहता, लेकिन क्लोन अर्जुन की पावर ने टाइम मशीन को पूरा कर दिया। अर्जुन ने प्रोफेसर को सब कुछ बताते हुए कहा, मैं मानता हूं सुपर अर्जुन कि टाइम मशीन में हुई तकनीकी खराबी तुम्हें इस वर्ल्ड में लेके आ गई, लेकिन फिर भी तुम 100% गारंटी के साथ ये तो नहीं कह सकते ना कि तुम पैरेलल यूनिवर्स में आने जाने के फार्मूले की तलाश कर पाए हो, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे साथ उस वक्त हुआ था वो महज इत्तेफाक था, जिसके होने का तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और ना ही उसका कोई फार्मूला तुम्हारे पास मौजूद है। अगर मान भी लिया जाए कि हम टाइम मशीन बनाने में कामयाब रहे भी, तो ये जरूरी तो नहीं ना कि तुम अपने वर्ल्ड में वापस जा पाओगे, क्योंकि टाइम मशीन का मेन काम पास्ट और फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना ही है। अब हर बार ये जरूरी तो नहीं ना कि टाइम मशीन खराब हो और तुम दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाओ। श्रीनिवासन ने एक बहुत ही अहम बात अर्जुन को बताते हुए कहा। एक तरफ अर्जुन अब थोड़ा परेशान हो गया था, तो वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में विराज घर के एक कोने में बैठकर कुछ सोच रहा है। दरअसल अभी विराज अर्जुन के रूम पर पहुंचा है ताकि वो एकांत में रहकर खुद को रिलैक्स फील करा सके। विराज अभी अपनी ही धुन में मग्न है। तभी उस कमरे में देव की एंट्री होती है। इतने में विराज एक्साइटेड होते हुए कहता है,
अब मेरे दिमाग में एक आइडिया है और उस आइडिया का कनेक्शन अर्जुन के पैरेलल वर्ल्ड में जाने से। जिस तरह से अर्जुन टाइम मशीन के जरिए पैरेलल वर्ल्ड में पहुंचा, क्या फिर से ऐसा नहीं हो सकता कि हम अर्जुन को वापस बुला लें? क्या विराज अब सुपर अर्जुन को इस यूनिवर्स में बुला लेगा?